आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिला अधिवक्ता आराधना भार्गव। छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली है। वो पूरे मध्य प्रदेश में लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। वो ना सिर्फ एक अधिवक्ता है, उसके अलावा वो सामाजिक गतिविधियों में, किसानों की समस्याओं में, श्रमिकों की समस्याओं में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाती है। इसलिए हम आज देश में जो स्थिति चल रही है, श्रमिकों के साथ जो भी उनके साथ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है मजदूर और श्रमिक और गरीबों के साथ। इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे हमारे छिंदवाड़ा जिले की, मध्य प्रदेश की जानी मानी वकील आराधना भार्गव से। और मेरे साथ में होंगे एडवोकेट राकेश महाले जी। हमारे बीच में आज जिस मेहमान को हमने बुलाया है, ये है एडवोकेट आराधना भार्गव जी। और एक जानी मानी अधिवक्ता के साथ साथ एक अच्छी किसान नेता है और महिला किसान नेता है। और उनका जो अनुभव है, उनको देख के हम लोग सीख रहे हैं और काम करते हैं। और उनका अनुभव एक वकालत की फील्ड में और जमीनी स्तर पे भी वो जो है काम करती है, वो एक जानी मानी शख्सियत है। और हम आज चाहेंगे कि आज लॉकडाउन के आड़ में जो सरकारी जुल्म जो हो रहा है, उस पर वो अपने विचार आज व्यक्त करेंगे। पासवान जी। हाँ मैडम, राकेश जी ने जो बातें बताई कि लॉकडाउन की आड़ में कहीं ना कहीं श्रमिकों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ या किसानों के साथ, आपके क्या विचार है? लॉकडाउन के दौरान यह सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ साथियों कि जो लेबर एक्ट में परिवर्तन किया, तो ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। अभी हमने 1 मई को मजदूर दिवस मनाया और उन्हीं मजदूरों को श्रद्धांजलि दी हमने, जिन्होंने अपने काम के घंटे 8 घंटे काम के घंटे निर्धारित कराए। और बहुत सारे मजदूरों की कुर्बानी के बाद ये काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित कराए। और ये हमारी चुनी हुई सरकार जो है, ये काम के घंटे 12 घंटे कर रही है। इतने मतलब खतरनाक लेबर एक्ट में संशोधन किए, और ये संशोधन सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर कर रही है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे मजदूर किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से पैदल आ रहे हैं। ये जिन मालिकों की यहाँ काम करते थे, ना तो उन्हें मजदूरी दी गई, ना उनके खाने की व्यवस्था की गई और ना उनके रहने की व्यवस्था की गई। तो ये तो सरकार का रुख हमने जो देखा, ये पूंजीपति की तरफ झुकाव स्पष्ट तौर पर देखा। और मजदूर इस देश के नागरिक हैं, उनका इस देश पर कोई हक है, यह भारत के संविधान पर उनका कोई हक है। ये सबको दरकिनार करने का काम इस चुनी हुई सरकार ने किया। इन्होंने ये जो काम के घंटे निर्धारित किए थे, उनको बढ़ाने काम किया। हम देखेंगे कि भारत के समय सूर्यास्त के पश्चात महिला कार्यस्थल पर नहीं बुलाई जाएगी। इन्होंने कहा महिलाएं भी रात में काम करेंगी। महिलाएं रात में काम करेंगी तो उनकी क्या सुरक्षा आप दे रहे हो? आपने उस बारे में कुछ भी बताने का काम नहीं समझा। तो महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ेगी। उनके मतलब घर में भी महिलाएं काम करती हैं, घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं, उसके बाद वो कंपनी में काम करेंगी और रात में भी काम करेंगी, तो उनका परिवार कैसे चलेगा? बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? दूसरी बात, वह महिला स्वस्थ कैसे रहेगी? इन चीजों से इन सरकारों का कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात क्या है साथियों, ये जो संविधान है, इस संविधान में उल्लेख किया गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं, इस मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। पर हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश की जो राज्य की सरकारें हैं, ये मौलिक अधिकारों को दरकिनार करते हुए ऐसे कानून बना रही है जो जनता के हित में नहीं है। अब सवाल उठता है, ये देश चलेगा कैसे?
क्या नरेंद्र मोदी के कहने पे चलेगा या शिवराज सिंह चौहान के कहने पे चलेगा? ये देश चलेगा भारत के संविधान से। और हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर इस भारत के संविधान को बनाया और बाबा साहेब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में ये संविधान बना, जिस संविधान की सभा में महिलाएं भी थी और सबके हित की बात उस भारत के संविधान में उल्लेखित की गई है, उसको भी दरकिनार करने का काम इन्होंने किया। तो ये हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के पहले भी इन्होंने ठेका प्रथा को लागू किया। इस छिंदवाड़ा में हम देख रहे हैं कि नगर निगम में जो हमारे सफाई कामगार थे उनको हटाकर इन्होंने ठेके पे मजदूरों को रखने का काम किया और आज वो वहां से लोगों को हटा दिया। तो ये जो प्रक्रिया जो अपना रहे हैं, एक्ट में परिवर्तन कर रहे हैं, इसका परिणाम ये होगा कि हमारे जो कामगार साथी हैं इनका जीवन असुरक्षित हो जाएगा। ये इस बात को, और उनको रोजगार मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी कि ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस देश के नागरिक नहीं है, नागरिक हैं पर इस देश के मालिक नहीं है। ये इस देश का मालिक है यहाँ का कामगार जो भारत का निर्माण करता है। हम ये कहते हैं कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। तो ये हमारे किसान और मजदूर हैं साथियों, ये भारत का निर्माण कर रहे हैं और सरकार तो इन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालने का काम कर रही है। ये सरकारें असली में काम कर रही हैं कंपनियों के इशारों पर। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब ये दूसरी कंपनियां जो आ गई है साथियों, और ये शासन चलाने का काम कर रही है। इसलिए हम जैसे साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग घरों से बाहर निकले, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़े, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़े, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। हम शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ अपनी बात को रखें, हम स्वास्थ्य के निजीकरण की बात का विरोध करें। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है साथियों कि कोरोना के दौरान हमने ये पाया कि सरकारी अस्पताल ही काम कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकारी नर्सें ही हमारी काम कर रही हैं। तो ये जो सरकारी एजेंसियां हैं यही सही तरीके से देश में काम कर पाएंगी और ईमानदारी के साथ काम कर पाएंगी। तो हमें ये ठेका प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी है। हम लोग WCL में देख रहे हैं, WCL में भी जो खदानों के अंदर अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं जो मजदूर, वो मजदूरों को भी ठेका प्रथा के अंतर्गत ले रहे हो, 80 रुपया उनको दे रहे हो। तो ये जो फैमिली बेनिफिट स्कीम है और जो लाभ देने चाहिए वो सारे लाभों को समाप्त करके और पूंजीपति को ही लाभ दिलाने का काम इन सरकारों द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत दुखद है। क्योंकि यह देश उद्योगपति, पूंजीपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नहीं है। भारत का संविधान, लोकतंत्र जो है, इसमें हम चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनकर लाते हैं और ये जनता के हित में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हुए हर वर्ग को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए योजनाएं बनाए, कानून बनाए, नीतियां बनाए और व्यक्ति सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैडम। हम पूरी चीजें देख रहे हैं। जी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था जी कि मध्य प्रदेश के अंदर से लगभग जो है 70 लाख से अधिक जो मजदूर है, वो प्रवासी मजदूर जो बाहर काम करने गए थे, अब वो वापस अपने क्षेत्र की और गांव के वापस आ रहे हैं। और हम यूपी बिहार के राज्यों को बोलते हैं कि यहाँ से लोग काम करने जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश भी जो है वो मजदूर एक्सपोर्ट करने का राज्य बन गया है और रोजगार के यहाँ साधन नहीं। तो किसान और मजदूर की स्थिति कैसी है, आप कैसे देखते हैं? आप तो पूरा भारत घूमते हैं। साथियों,
हमारी ये सरकारों को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता रही। प्रदेश का विकास हो, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इस तरह की सरकारों ने कभी ध्यान देने का काम नहीं किया। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश आज निर्माण मजदूर कहिए, ये मजदूरों का कि फैक्ट्री बनाने का प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश से मजदूर पैदा करने का काम इन सरकारों द्वारा किया जा रहा है और मुख्य तौर पर इनके काम की कोई व्यवस्था प्रदेश में वर्तमान में नहीं दिखाई दे रही है और ये सरकारों की बस का भी कोई काम नहीं है। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि प्रदेश के कितने मजदूर कहां पर और क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो एक बात कह रहे हैं कि अगर ये मजदूर वापस काम करने नहीं गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अरे भाई, तुम होते कौन हो उनके खिलाफ कार्यवाही करने वाले? तुमने सम्मान पूर्वक जीवन तो उन्हें दिया नहीं, उन्हें सम्मान पूर्वक रोजगार तो दिया नहीं, और ना तो उनके रहने की कोई व्यवस्था की, ना उनके बच्चों की खाने की व्यवस्था की, ना उनके शिक्षा का आपने कोई इंतजाम किया। आप तो इन पर कार्यवाही नहीं कर सकते, पर ये मजदूर जरूर आप पर कार्यवाही कर सकते हैं। उनके कार्यवाही का आधार या भारत का संविधान है और इस संविधान का सहारा लेके ये मजदूर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और हम जैसे साथी इन मजदूरों की अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उनकी मजदूरों की आवाज बनकर हम आएंगे। अगर ये चाहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था मैं आपसे। आप एक महिला है और एक मजदूर, एक किसान भी महिला होती है और एक मजदूर भी महिला होती है, तो आज लॉकडाउन के दौर में महिलाओं की स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए खराब है कि जो वो कैलोरी, जितनी कैलोरी वो खर्च करती है उतनी कैलोरी का भोजन तो उसको मिल ही नहीं पा रहा है। दूसरा, शारीरिक शोषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है महिलाओं का। काम की मतलब रोजगार की कोई व्यवस्था महिलाओं के लिए सरकार द्वारा नहीं की गई है और अब हम ये चाहते हैं कि जो मजदूर गांव में आए हैं वहां पर ही सरकार को उनके लिए काम उपलब्ध कराना चाहिए और वह काम उपलब्ध होगा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। और उस रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम की बात साथियों मैं इसलिए कह रही हूँ कि महिला गांव में रहेगी, ज्यादा सुरक्षित रहेगी। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों शोषण उसका नहीं होगा क्योंकि गांव के पूरे लोगों की निगरानी में होगी। अब सवाल है कि गांव में काम क्या होगा? तो किसानों के खेत में जो काम होता है वह अगर रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कराने लगेंगे तो ये मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा, महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी और किसान भी अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करेगा। उद्योगों में जो होता है, उद्योग में 25% रोजगार मिलता है और खेती में 75% रोजगार के अवसर होते हैं। तो ये गांव में जो खेतीहर किसान है, खेतीहर मजदूर हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले और जो पढ़ा लिखा नौजवान जो शहर से वापस गांव में आया है, जिसने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है, जिसने व्यापार करना सीखा है, वह अपने हुनर का पूरा उपयोग करे और जो दूध उत्पादन है, जैसे हम अभी अमूल का विज्ञापन देख रहे हैं, अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर द्वारा तैयार किया गया उत्पादन है। इस तरह हर गांव में कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से दूध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन और जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए ताकि नारी का जीवन सुरक्षित होगा, बच्चे सुरक्षित होंगे। स्वस्थ जब महिला होगी तब ही हम अपने प्रदेश का विकास हुआ ऐसा मानेंगे और यही एक आधार हो सकता है इस प्रदेश के विकास का। और अभी जो सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं की और रबी की फसल की खरीदी नहीं कर रही है, ये आंकड़े कुछ और दिखा रहे हैं।
वहाँ किसान परेशान है, उसका अनाज खरीदने के लिए सरकार तैयार नहीं है। कभी कह रहे हैं कि ये गेहूं पानी में खराब हो गया है, कभी कह रहे हैं ये गेहूं की चमक नहीं है। इस तरीके के जो बहाने बता रहे हैं, और किसान ही एक ऐसा है जो समय प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। मैडम एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था मजबूत करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी। जी जी, मैं आपका एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये पीयूष गोयल जी का ट्वीट है। पीयूष गोयल जी का ट्वीट हाँ। में आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। उन्होंने ट्वीट ये किया है कि झारखंड के श्रमिकों को उनके घर लाने के लिए जो अर्जुन मुंडा है मंत्री और जयंत सिन्हा जो सांसद हैं, इनके प्रयासों के कारण ही झारखंड में स्पेशल ट्रेन चली है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो पीयूष गोयल हैं आज भी राजनीति कर रहे हैं, आज भी भाजपा को श्रेय दे रहे हैं। कोई भाजपा का सांसद या मंत्री बोलेगा कि श्रमिकों को लेके जाओ, तब जाके मैं रेल मंत्री सुनेंगे कि वहां के मुख्यमंत्री ने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया था झारखंड के। ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं कि अपनी दलगत राजनीति कर रहे हैं ये लोग, भाजपा के लोग इस प्रकार की। झारखंड के मुख्यमंत्री ने जब खुला चैलेंज दिया और देश के विपक्ष के लोगों ने, जन संगठन के लोगों ने दबाव बनाया कि हम रेल का किराया देंगे, तब इन्होंने इस बात को कहा। और आज भी वो ये बात कह रहे हैं कि जो ट्रेनें चलेंगी उनका एसी का किराया लेंगे। तो इनको तो जो पीयूष गोयल जी हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे किसान के पास खाने के लिए अनाज नहीं है और अपने बच्चों को पालने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए तो वो पैदल चलकर आ रहे थे। वो एसी का किराया कहाँ से देंगे? और अगर इन्हें करना ही है तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये पता करें कि ये श्रमिक मजदूर किसके यहाँ काम करते थे और जिसके यहाँ काम करते थे उससे ये एसी का किराया ले और मजदूरों को यहाँ पहुंचाएं। मजदूर के पास तो पैसा है नहीं है। तो इस तरह का जो शर्मनाक स्टेटमेंट देते हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखद है।